राइट, एंड अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी विद अ गेस्ट ऑन सेट जिनका नाम है डॉक्टर शबाना नाज। शी इज़ अ हेल्थ एक्सपर्ट एंड न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू हैव यू अगेन। और लास्ट टाइम भी मुझे याद है आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें पोस्चर्स एक्सप्लेन किए थे। आज हमने ख़ास आपको बुलाया है कि हम किस तरीके की लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं रमज़ान में। तो पहले आप थोड़ा सा हमें बताएं, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कि हमें इंस्पिरेशन मिले, फिर आप हम लोगों को बताएं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी तमाम पब्लिक को, हमारे मतलब तमाम पाकिस्तान के लोगों को ज़रूरी है, और जो हमें अक्सर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम इनके ऊपर छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर हम इसके ऊपर अमल करें तो माशाल्लाह से हमारा सबका रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुजरता है। मेरा भी यही है कि क्योंकि रमज़ान के लिए अगर आप ये सोच लें कि रमज़ान का महीना साल में एक दफ़ा आता है और इसका मकसद ये है कि आपने इसको, अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि आपकी बॉडी रिपेयर हो जाए। आपकी बॉडी की जो है पूरी रिपेयरिंग के लिए ये मंथ होता है कि पूरा महीना जो है वो हम खाते हैं सब्र शुक्र, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस महीने में जितने भी लोग हैं उनको यही चीज़ अपने मद्देनज़र रखनी चाहिए और इसके बेसिस पर ही हम अपना पूरा लाइफ स्टाइल सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। और देखिए, ये लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स में हम लोग जिस तरीके से रोज़ ज़िंदगी गुजारते हैं वो तो बहुत फास्ट मूविंग होती है डॉक्टर शबाना। सो हाउ इज़ इट कि आप हमें ये सजेशन दे सकती हैं कि हाउ टू स्लो डाउन इन रमज़ान? आप किस तरीके से, एंड कंसिडरिंग कि आप न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो काफ़ी दफ़ा हम होते हैं ना भाग दौड़ में चीज़ें कर रहे थे। इन रमज़ान हाउ इज़ इट कि हम अपने पोस्चर, अपनी बॉडी को भी वो रेस्ट दें? अगर खाना नहीं खा रहे, पी नहीं रहे, तो हम बॉडी को भी किस तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं? सबसे पहले तो रिजा, एक चीज़ आप ये समझें कि अगर हम खाना नहीं खा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप एक ख़ास अरसा, मतलब आपने ब्रेक दिया न्यूट्रिशन में, आपने मील में ब्रेक दिया, आपकी बॉडी को रिपेयरिंग टाइम मिलता है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं। अगर आप मेडिकली इन बेनिफिट्स के ऊपर जाएँ तो आप देखें, सबसे पहले जैसे हम रमज़ान के रोज़े रखना शुरू करते हैं, शुरू के 5 to 7 डेज़ हमारा जो है ग्रोथ हार्मोन बड़ी तेज़ी से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन, हमारे मसल वेस्टिंग, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। और ये सिर्फ उस सूरत में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है कि जब आप रोज़ा रखें या फिर आप एक्सरसाइज करें। अब आप ये देखें, रोज़े का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। और सेकंड, जैसे आपने अभी सवाल किया कि ऐसा लगता है कि भाई हम स्लो डाउन हो रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुदरत ने हमारी बॉडी में सेंसर्स लगाए हुए। अब अगर आपने जैसे पूरा दिन आपने फास्टिंग की और अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि हमारी बॉडी में फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाता है। और फैट बर्न, एजीज जिसे कहा जाता है, एजीज जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, यानी फैट जो है बर्न होती है। एजीज वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन हमारी बॉडी में जहाँ डेफिशिएंसी हो रही है, हमने खाना नहीं खाया, पूरे दिन जो है हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो रही है, हमें एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो ये क्या करती है, ये प्रोटीन बग़ैर कुछ खाए उन एरियाज़ तक बॉडी के पहुँचती है जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि अगर आप खाना नहीं खा रहे तो आपको मतलब किसी तरह से, अल्लाह ताला ने बॉडी में रिजर्व रखे हैं, 80% हमारी बॉडी में रिजर्व्स हैं। तो ये जब एजीज ब्रेक डाउन होती हैं, फैट ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, जैसे अब हम जंक फूड्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स लेते हैं या प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो इनमें से बहुत सारे टॉक्सिन्स फैट की सूरत में हमारे वो अकोमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जब फैट बर्न होती है तो ये सारे हमारे किस तरह से टॉक्सिन्स निकलते हैं, फैट बर्न होगी तो ये जो जमा हुए हुए वो सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इतना, और जैसे ही 2 हफ्ता लंबा जवाब हो गया। नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, जी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ ये नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि रोज़ा रख लिया जी, हम स्लो हो गए, हमने काम नहीं करना। तो आप सारे काम इसी तरह से करें जैसे आप करते हैं। उसके अलावा जो है हमारी बॉडी से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारी बॉडी से ब्रेन का ताल्लुक, हम जो न्यूरोमस्कुलर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरोमस्कुलर में भी हमारी बॉडी से BDNF जो है वो हमारे ब्रेन ड्राइव जो है वो न्यूरोट्रॉपिक हमारे फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो हमारे एनर्जी
और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को जो है वो सही करती है। अच्छा, अब इससे क्या होता है, हमारी जो याददाश्त है, हमारी ब्रेन की ग्रोथ है, हमारी ब्रेन की रिपेयरिंग है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुदरत ने एक ऐसी चीज़ें हमें ये ब्रेक, और ये सारा कनेक्टेड है, ये सब यानी कि हम लोग अगर खाने से परहेज कर भी रहे हैं और फैट ब्रेक डाउन हो भी रहा है, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रही है, तो वो ब्रेन तक प्रोडक्टिविटी और फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो रही है, राइट। एंड लाइक यू वर सेइंग एज वेल कि अगर हम लोग फास्ट करते हैं और फैट ब्रेक डाउन होता है, तो इन दिस केस डॉक्टर शबाना, अगर हम वर्कआउट और रूटीन के अंदर फिटनेस भी डाल दें व्हाइल वी आर फास्टिंग, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट? टेल अस दैट आल्सो। बहुत अच्छा, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए सबसे बेहतरीन महीना है। सबसे बेहतरीन, जो औरतें ये सोचती हैं या जो बॉयज भी हैं जिनके ओवर वेट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अब आप देखें, जो गोरों की जितनी भी बात की जाए, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्ट पे आ गए हैं वो लोग। वो हमारे ही फास्टिंग के एक टाइप है। आप देखें इंटरमिटेंट, हर कल्चर में फास्टिंग है ऑलमोस्ट एवरी। लेकिन अब तो ये जो अब रूल बन गया है कि आपने वेट लॉस करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट और सबसे सेफ है। इसमें आपको कोई डेफिशिएंसीज भी नहीं होती, खास ईटिंग विंडो में आप खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और जो है आप फास्टिंग विंडो में आपने। अच्छा, इसमें क्या है, अब आपके ये जैसे मैंने बताया सारा ब्रेक डाउन हो रहा है, आपके एजीज बन रहे हैं, आपके न्यूरोट्रॉफिक सेंटर वो फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं, ब्रेन की आपकी होती ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हार्मोन्स निकल रहे हैं। इसी तरह से जो है एक्सरसाइज का और उसका ये एक तो सबसे पहले तो आपका आप एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। आप जो बार बार आप मंचिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये खत्म हो जाता है। और काफी दफा आप कंफर्ट ईटिंग कर रहे होते हैं, जरूरत नहीं भी होती है, और हम लोग शौकिया खा रहे होते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ वी आर स्ट्रेस्ड। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि अगर आपने एक्सरसाइज करनी, क्योंकि आपका फैट जो है बर्न होता है, तो मेनली जब आप फास्टिंग, जब आपका अफ्तार का टाइम होता है, अफ्तार से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप उस वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उस वक्त वॉक कर सकते हैं। उस वक्त हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है जब एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं, और उस वक्त आपकी बेस्ट टाइम है आप एक्सरसाइज करें। आपकी जो फैट है, क्योंकि आपने लिया नहीं पूरा दिन, जो आपकी जमा हुई हुई फैट है वो आपकी यूटिलाइज होगी, तो ये बेहतरीन टाइम होता है। और इसमें लोग ये समझते हैं कि जी अब हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, हमने वॉक नहीं करनी। स्पेशली अगर देखा जाए, बहुत सारे पेशेंट हैं रोज़ा नहीं रखते, इसलिए स्लो डाउन हो जाते हैं, जी हम खा नहीं रहे। अब जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है, अब आपने ये देखा होगा, रिसर्च बेस्ड है ये, हम नहीं कह रहे, रिसर्च बेस्ड है कि शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल होता है जब आप फास्टिंग में होते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर शबाना से अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग एंड हाउ यू कैन एनकरेज योर किड्स टू फास्ट। अब हम स्पेसिफिकली जा रहे हैं उनके स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर, विच इज़ न्यूरोमस्कुलर, यू नो। एंड आई रियली थॉट कि व्हाट बेटर टू डिस्कस कि डॉक्टर शबाना, जब हम नमाज पढ़ते हैं और जब हम रुकू और सुजूद और डिफरेंट यू नो पोजिशंस में होते हैं, तो हाउ इज़ इट कि हमारी बॉडी की न्यूरोमस्कुलर बॉडी, हाउ इज़ इट दैट मसल्स एंड हेल्थ इज़ बेटर ऑफ आवर बॉडी? देखें, कहा ये जाता है कि जो नमाज है वो पूरी एक्सरसाइज है, फुल एक्सरसाइज है। ये मतलब हमारे इस्लाम में हर चीज़ ऑलरेडी हमारे लिए प्रोवाइड की गई है। अब हम अगर उस पर देखें, अगर आपने बात करी, जैसे हम अभी जब कैमरे के पे नहीं थे तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग की बात कर रहे थे हम लोग। तो हम ये जब हम एक्सरसाइज नमाज पढ़ते हैं, आप ये देखें, जब हम रुकू में जाते हैं, रुकू में भी आप एटलीस्ट देखें, स्ट्रेचिंग का रूल ये है कि अगर आप 10 सेकंड तक उस पोजीशन को होल्ड रखें तो वो आपकी स्ट्रेचिंग कहलाती है। 10 सेकंड से कम स्ट्रेचिंग नहीं होती। 10 सेकंड तक कोई आप मसल को स्ट्रेच करें, वो स्ट्रेचिंग में नहीं आता। 10 सेकंड्स मिनिमम। हाँ, अब आप ये देखें, जब हम रुकू में जाते हैं, हमें 3 दफ़ा मिनिमम जो है 3 दफ़ा सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना होता है। तो वो 3 दफ़ा एटलीस्ट 10 सेकंड्स हमारे लगते हैं। वो कुदरती तौर पे आप ये देखें, हमारी स्ट्रेचिंग है, हमारे नी की एक्सरसाइज है। उसके साथ जब हम रुकू में सजदे में जाते हैं, सजदे में भी एटलीस्ट 10 सेकंड जाते हैं। तो आप ये देखें, हमारा पॉस्चर, स्पेशली हमारे जो नेक के मसल्स हैं, आप ये देखें बाकायदा उसके अंदर जो है एक्सटेंसर्स हमारे वर्क कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब हम खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स बनाए। जो कमर के मसल्स हैं वो एंटी ग्रेविटी हैं, जो हमारी बॉडी को अपराइट सीधा रखते हैं, पोजीशन में खड़ा करते हैं। और आगे वाले मसल्स हमें आगे की, तो दोनों बैलेंस में होते हैं। जैसे अगर हम रस्सी 2 साइड से खींचते हैं तो बैलेंस जब भी आता है जब दोनों साइड पे इक्वल पावर हो। हाँ,
तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे फ्रंट ऑफ बॉडी के जो मसल्स हैं और हमारे बैक के मसल्स, ये दोनों का बैलेंस हो, दोनों की पावर इक्वल होती है, तो हमारी बॉडी स्ट्रेट रहती है। अब जब नमाज में हम खड़े होते हैं, जब हम क़याम करते हैं, तो क़याम के अंदर हमारी बॉडी के एक्सटेंसर्स यानी एंटी ग्रेविटी मसल्स काम कर रहे होते हैं। जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमारे फ्लेक्सर यानी आगे वाले बॉडी के मसल्स काम करते हैं, यानी दोनों टाइप के मसल्स काम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये होती है कि हमने जैसे कहा कि ये एक रूल है कि आपने अपने मसल्स के ऊपर इतना मतलब वेट नहीं डालना। आपने हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हम कहते हैं कि आप पोजीशन चेंज कर लें, अपना पोस्चर चेंज करें, ताकि कंटिन्यूसली आपके किसी एक जॉइंट के ऊपर प्रेशर ना आए। अब आप नमाज में खड़े हैं, आप क़याम में खड़े हैं, उसके बाद आपने प्रेशर चेंज किया, आप रुकू में चले गए, रुकू से फिर जो है वो आप दोबारा जो है सजूद जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद आप जब अत्तहियात वगैरह पढ़ते हैं तो आपका डिफरेंट स्ट्रेचिंग होती है, आपके हिप के मसल्स की, आपके नी के मसल्स की। तो पूरी बॉडी, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। तो स्ट्रेचिंग भी आ गई, स्ट्रेंथनिंग भी आ गई, मोबिलिटी भी आ गई, बैलेंस भी आ गया। मतलब आप ये देखिए सारी चीज़ें जो है वो हमारी बाकायदा से, और उसके साथ साथ इसके साथ साथ हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। आपका स्टेमिना, आप इतनी देर आप नमाज पढ़ें, अब जैसे तरावी है, अब रमज़ान मुबारक की अगर बात करें, कुछ लोग 6 पढ़ते हैं, कुछ 8 पढ़ते हैं, कुछ 20 पढ़ते हैं। अब हम लोग 20 तरावी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कम से कम 2.5-3 घंटे लगते हैं। अब 2.5-3 घंटे आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग भी करें, आप एक्सरसाइज, तो आपका स्टेमिना कितना बढ़ेगा, आपकी विल पावर, आप अपनी बॉडी और माइंड को अलाइन भी कर रहे हैं, विल पावर, डिसिप्लिन, आपकी सोशल लाइफ, आपका मेंटल स्ट्रेस जाता है, सोशलाइजेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नमाज, अब जो मर्द घर से बाहर निकलते हैं, आप देखें हेल्थ की डेफिनेशन मैंने बताया, हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल वेल बीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो अब अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो नमाज है, फिजिकल हेल्थ की बात करें तो नमाज है, स्पिरिचुअल हेल्थ की करें, सोशल हेल्थ की करें, ये चारों डोमेन में आपकी नमाज फिट आती है। Of course, absolutely, very well said. And you know, आप कोई सजेशन हमें दे सकती हैं उन लोगों के लिए जो थोड़े बुढ़े भी हो जाते हैं, जैसा मेरी नानी बैठ के नमाज पढ़ती हैं, तो इन सच केसेस डू यू थिंक इट्स जस्ट एज बेनिफिशियल, क्या उनकी मसल्स एंड बॉडी मूवमेंट्स आर जस्ट एज एक्टिव, या वो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ अपनी सेहत के लिए, द एल्डरली पीपल? देखिए, नमाज बेशक उनके लिए बेनिफिशियल है, वो मसल्स जो उनके काम नहीं कर रहे, वो मसल्स उनके लिए अलग मूवमेंट कर सकते हैं, वॉक करें। वो ज़रूरी नहीं वॉक के लिए आप किसी जिम में जाएं, क्लब में जाएं, किसी पार्क में जाएं, आप अपने घर में भी 10 मिनट आप एक्सरसाइज का मतलब ये प्लान मूवमेंट, आपने प्लान कर लिया मैंने 10 मिनट्स मूव करना है, रिपीटेड मूवमेंट, रिपीटेड प्लान मूवमेंट। आपने प्लान करा कि मैंने जी इस कमरे के 10 चक्कर लगाने, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको आप ब्रिस्क वॉक करें या आप इतनी करें कि आपका सांस फूल रहा है, आप वॉक करें। उसके बाद अगर आप थक जाती हैं, जैसे आपने कहा ओल्ड पेशेंट्स है, अच्छा ओल्ड पेशेंट्स के लिए ये भी है कि उनको बाइसाइकिल, मतलब जो स्टैटिक साइकिल है, एक्सरसाइज साइकिल, स्टेशनरी बाइक, वो आपकी हेल्प कर सकती है। उसके अलावा ये अगर वो भी नहीं चला सकते तो आप चेयर पे बैठ के, जैसे चेयर पे बैठ के आपने ऐसे एक्सरसाइज करी। आप अगर बैठ भी नहीं सकते तो आपने लेट कर जो है वो साइकिलिंग कर ली, बेड के ऊपर आपने स्ट्रेचिंग कर ली। इतने जब आप ये चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें तो हर तरह से, आप बेड पे लेटे हैं तब भी, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं, पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं, या फिर ऐसे ओल्ड पेशेंट्स हैं जो कि जिनका बैलेंस आउट है, या फिर जो वर्टाइगो है जिन्हें, तो उन पेशेंट्स को जो बेड रिडन होते हैं तो उनको बेड पे ही एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं कि आपने बेड पे लेटकर अपनी स्ट्रेचिंग करनी है, अपनी साइकिलिंग करनी है। आप इस पे क्या कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं आप चेयर पे बैठ के। तो बहुत सारे आपके रास्ते हैं जिसपे आप खोल सकते हैं। अमेजिंग। अच्छा, और ये सवाल भी एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्रेविंग्स कैसे मैनेज करें। अब जैसा आपने सहरी का बता दिया, अफ्तारी का बता दिया, एक्सरसाइज का बता दिया, बच्चों का बता दिया, बड़ों का बता दिया। अब क्रेविंग्स तो हर किसी को होती हैं। अब मेरी नानी भी एक्चुअली डायबिटिक हैं, अब वो चल थोड़ी सी दे दो, सेवियाँ थोड़ी सी दे दो, बट यू नो ऑब्वियसली दिल चाहता है। सो व्हाट कैन यू डू विद सच केसेस? देखिए, सबसे पहले तो
वैसे ही सब्र आ जाता है रोजे में, लेकिन फिर भी होती है क्रेविंग। तो उसका मकसद ये नहीं है कि अगर आप उनको बिल्कुल ही आपने लेना है, आप थोड़ा पोर्शन ले सकते हैं, नियत आपकी भर जाए, पेट भरे ना भरे। एक्चुअली क्रेविंग के असल में ये कहा जाता है ना, नियत खराब होती है वो चीज़। और एक्चुअली मैंने नोटिस किया जब उनको खास किसी चीज से मना कर दिया जाए ना कि आप ये आइसक्रीम केक नहीं खा सकती, बिल्कुल उनको खाना है, देखें क्योंकि फोरबिडन कर दिया। थोड़ा सा पीस तो ले सकते हैं, ऑफ कोर्स आप थोड़े से। अब डायबिटिक पेशेंट है, पूरा दिन उन्होंने फास्ट किया है, तो देखें अगर आप एक चीज ले रहे हैं ना, सपोज आपने छोटा सा पीस केक का ले लिया, तो उसके बाद आपने रोटी कम कर दी, आपने चावल का आपने दूसरा पोर्शन कम कर दिया, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तो मतलब क्रेविंग्स हम बिल्कुल नहीं, कोल्ड टर्की नहीं हो, हम क्रेविंग्स एंजॉय कर सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। एंड यू नो व्हाट आर द इफेक्टिव वेज कि हम फटीग हैंडल करें। जिस तरह मुझे अक्सर ये होता है कि मैं थोड़ा जल्दी पानी पी लेती हूँ इफ्तारी के बाद, तो आई ट्राई टू वर्क आउट बिफोर इफ्तारी। आफ्टर इफ्तारी कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता, बिकॉज आई थिंक पूरा दिन भी ख़त्म हो जाता है। सो व्हाट डू यू डू इन केसेस लाइक दीज कि हम थोड़े एक्टिव रहें? अभी तो देखें रमज़ान के एंड में यू नो मॉल्स भी खुले हुए होंगे, औरतें शॉपिंग करने भी निकलेंगी। सो व्हाट कैन यू सजेस्ट कि इस तरह के केसेस में वो क्या ऐसी कोई चाय पिएं या कैमोमाइल टी पिएं या क्या ऐसी चीज़ करें जिससे वो एक्टिव रहे? देखिए, एक्टिव रहने के लिए अगर आपकी न्यूट्रिशन पूरी है, आपके शुगर लेवल मेंटेन है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है, तो और आपने एक मतलब एक प्लान जैसे एक्सरसाइज का आपने सोच लिया कि मैंने, अगर आपको ऐसा है कि आप डल हो रहे हैं, आपकी लेथार्जिक हो रहे हैं, एक तो आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, पानी पीने से तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। सेकेंड चीज़ ये है शुगर लेवल आपका नॉर्मल। आप अक्सर लोग जो है उनको वीकनेस ये होती है कि वो मीठा छोड़ देते हैं, वेट कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी शुगर लेवल नॉर्मल है, आप बैलेंस न्यूट्रिशन लें तो ऑटोमेटिकली है, और आपकी सोशलाइजेशन होगी। असल में ज़्यादातर लोग वो सुस्त होते हैं जो अकेले होते हैं। अगर आप सोशलाइजेशन हो, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहन भाई हैं, या आपकी अपनी फैमिली मेम्बर्स, अगर आप सबके साथ मिलके एंजॉय करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी जो दूसरे आपके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हो। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको शुगर है या अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप किस तरीके से अपना रोज़े को बेहतर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो डॉक्टर शबाना वाज टेलिंग अस द डिटेल्स। बिल्कुल, अगर आपको डायबिटीज़ है, अमूमन ये होता है डायबिटीज़ में जो भी पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, सबसे पहले तो उनको प्रैक्टिसिंग रोज़े कहा जाता है, और 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से बाकायदा तौर पे अपनी मेडिसिन को रिव्यू कराना है। आपने देखना है कि आपको किस लेवल में, इसमें कैटेगरीज हैं, वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, रेड ग्रीन एंड येलो कैटेगरीज है, उस हिसाब से रोज़े रखें। वर्ल्ड वाइड एवरीबॉडी नोज के रेड ग्रीन एंड जी आई वंडर व्हाट माय नानी इज। हाँ, तो ये हम कभी करेंगे कंप्लीट इसके ऊपर एक सेगमेंट, और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसमें कैटेगरीज हैं कि किस तरह से कौन सी रेड येलो या ग्रीन वो किस तरह से रख सकते हैं रोज़े। यानी बहरहाल ओवरऑल ये है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, सबसे पहले तो आपके अपने जो कंसल्टेंट है आप उससे कंसल्ट करें और आप अपनी मेडिसिन चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि आमतौर पे नॉर्मली जिनकी कंट्रोल है मेडिसिन, लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ हो गई, हम हार्ट पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, वो रोज़ा नहीं रखते, उनकी कोशिश यही होती है कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है जी, रोज़ा छोड़ दें। जबकि मेडिकल साइंस ये कहती है, रिसर्चेज ये कहती हैं कि आप जब रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग के इतने इफेक्ट्स हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली जिसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये होता है कि आप जो खाते हैं, शुगर आपके ब्लड में तो होती है लेकिन आपके सेल्स में अंदर नहीं जाती, यानी वो रेजिस्टेंस होती है। इसमें ये है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो आपकी कम होती है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो मसल वेस्टिंग, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में ये होता है कि उनके मसल वेस्ट होते हैं, वीकनेस होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्रोथ हार्मोन आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी आपकी सबसाइड करता है। एंड डॉक्टर शबाना, नाउ दैट यू नो वी आर डिस्कसिंग डायबिटीज एज वेल, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क कि ओजेम्पिक का जो इंजेक्शंस लोग लगाते हैं वो भी डायबिटिक पेशेंट्स ही लगाते हैं, सो डज फास्टिंग गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज इंजेक्शंस एज वेल? जी बिल्कुल, ये तो आपके डॉक्टर के ऊपर है कि वो आपका डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करता है। कोई भी चीज़ हम मतलब हर एक चीज़ का अपना एक रूल है, हर चीज़ हर पेशेंट के लिए नहीं होती। ठीक है, ऑफ कोर्स, तो ये हम लोग एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। जी जी, ठीक है। एंड व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट फूड्स जो आप सजेस्ट कर सकती हैं हमारी ऑडियंस के लिए, जो अफ्तारी और सहरी में वो खा सकते हैं जिनसे वो सस्टेन्ड एनर्जी रखें? जी, इसका सबसे बड़ा एक तो फूड के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कीप मूविंग।
आपने मूवमेंट रखनी है। अब स्पेशली जो हमारा न्यूरोमस्कुलर से ताल्लुक है, हमारे पेशेंट्स होते हैं जॉइंट पेन के पेशेंट्स हैं, आर्थराइटिस के हैं, रोमेटॉइड के पेशेंट हैं, शैटिक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है। होता यह है कि रमज़ान में आपने एक तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। होता यह कि हम सहरी में खूब 3-4 ग्लास पानी पी लेते हैं, फौरी तौर पे क्या होता है, यूरिनेशन होती है, और हमारा पानी बॉडी का मुस्तकिल हम जब सांस ले रहे हैं उससे निकल रहा होता है, पसीने के जरिए निकल रहा होता है, यूरिनेशन के जरिए। तो अब हम क्या करते हैं, सहरी में 3-4 ग्लास पानी ले लिया, फौरी तौर पे वो पानी निकल गया, पूरा दिन आपने गुजारना है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास अफ्तार के बाद से लेकर सहर तक आपके पास एक लंबा ड्यूरेशन होता है। आपने इसमें पानी पीना है। अब ज़रूरी नहीं कि आप फौरी 1 ग्लास पी लें, 2 ग्लास, आपने आधा ग्लास आहिस्ता आहिस्ता आप उस पानी को पीते रहे। और पानी के अलावा आप किसी भी सूरत में स्लश बना सकते हैं, आप जूस, बट नथिंग विद शुगर बेसिकली। हाँ बिल्कुल। तो ये आप लेते रहें डिहाइड्रेशन। और अगर आपको डिहाइड्रेशन हुई तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो एक लुब्रिकेशन के लिए हमारे जॉइंट्स के एक साइनोवियल फ्लूइड, एक जेली लाइक एक विस्कस फ्लूइड होता है, जिसका 70 to 80% जो है वो पानी होता है उसके अंदर। अब रमज़ान में क्या होता है कि जब हम पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है, और उस डिहाइड्रेशन का इफेक्ट हमारे इस साइनोवियल फ्लूइड पे भी पड़ता है, जो कि हमारे जोड़ों में होता है, जॉइंट्स में होता है, नी जॉइंट में होता है, एंकल में होता है, शोल्डर में होता है, बिल्कुल जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उन सब में होता है। अब जब ये साइनोवियल फ्लूइड का वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो ये और विस्कस गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स, क्योंकि ये लुब्रिकेशन दे रहे हैं, मूवमेंट हमारी ईजी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी लुब्रिकेशन कम होती है तो क्या होगा, मसल्स टाइट हो जाएंगे, जॉइंट मूवमेंट आपकी प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, ये नॉर्मल में भी होता है, लेकिन जो ऑलरेडी जॉइंट पेशेंट्स हैं ऑलरेडी उनके लिए वर्स्ट हो जाता है, उनके लिए वर्स्ट हो जाता है। तो ज़रूरत यह है, कीप मूविंग का मतलब यही है कि आपने पानी के साथ साथ आपने अपनी एक्सरसाइज, अपनी मूवमेंट उसको भी बरकरार रखनी है। एब्सोल्युटली। एंड गाइस, मूवमेंट से हमारा मतलब ये नहीं होता कि आप 1 घंटा जाके वर्कआउट कर लें। अगर आप पूरा दिन भी चलते फिरते रहेंगे तो वही किस्म की मूवमेंट भी आपके जॉइंट्स के लिए काफ़ी है। अफ्तारी के बाद थोड़ी सी सैर कर ली, या अगर आप तस्बीह कर रहे हैं तो आप बाहर गार्डन में निकल जाएं, या मतलब ऑब्वियसली बी सेफ। अब यहाँ पे तो मैं ये भी नहीं बोल सकती आप सड़क पे निकल जाएं, बच्चे मोबाइल ही चोरी हो जाए। ठीक है, आप बच्चों को किस तरीके से इनकरेज हम लोग कर सकते हैं कि वो भी रोज़े रखें, और हम क्या खाने बच्चों को दे सकते हैं कि उनके रोज़े अच्छे गुजरें? अच्छा, इससे पहले आपने एक सवाल किया था जो मेरे से मिस हो गया। आपने पूछा था कौन से ऐसा मील लें, कौन सी डाइट लें। उसमें ज़रूरी ये है कि देखिए, हम ना जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसमें ये होता है कि वो स्लो रिलीज करते हैं एनर्जी, आपको भूख नहीं लगती। उसमें होल ग्रेन है, ओट मील आपका आ गया, वीट आ गया, और उसके बाद प्रोटीन है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए। इसके साथ जो है गुड फैट। अब जो कार्डियक पेशेंट जब रोजा रखते हैं तो क्या होता है, उनका एक होता है HDL और एक होता है LDL, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल और अच्छा वाला। तो HDL जो है उसका लेवल बढ़ता है। उसमें आप नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। ये वो फूड्स हैं जो आपने कंटिन्यूसली लेने से आपकी मील जो है पूरा दिन आपको एनर्जी रहेगी। एंड इवन योगर्ट, राइट? योगर्ट वो पोल्ट्री की जितनी भी मसनूआत है, डेयरी मसनूआत, उसमें ये होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये बच्चों को कैसे इनकरेज किया जाए। देखिए, मसला ये है कि हम बच्चों को इनकरेज कैसे, बच्चे वो सीखते हैं जो उन्हें नजर आ रहा होता है। बच्चे कहने से काम नहीं करते कि रोजा रखना है, नहीं बोल सकते। आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अल्लाह ताला जो है हमारा प्रोवाइडर है। रोजा जो है वो एक पनिशमेंट नहीं है, रोजा एक गिफ्ट है हमारे लिए, और हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों को कि रोजा। और फिर जब बच्चों के घर में रोजा आप रखेंगे ऑटोमेटिकली, और बच्चों को एकदम से आपने प्रेशर नहीं देना कि भाई आपने 30 डेज के रोजे रखने, आपने बच्चों को कन्विंस करना है, उनको उसकी अहमियत बतानी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस पता हो उसको। और फिर उनको पहले शुरू में, अगर आपने जब तक बच्चे पे रोजा फर्ज नहीं होता, आपने ब्रेक मतलब स्किप करें। रोजा भी तो होते थे वो जो जोहर में खोल लेते थे हम लोग छोटे होते थे, एक मील स्किप करें। और अच्छा, उनको ऐसे करें कि शुगर वाली चीजें कम से कम दें। शुगर वाली चीजों से जो होता है कि हमें भूख क्यों लगती है, जब हमारा ग्लूकोज लेवल कम होता है तो हम ज़ाहिर है खाना खाते हैं। तो जब बच्चे इस तरह की कोई स्वीट्स
चिप्स ले लें, कैंडीज़ ले लें, तो उससे क्या होता है कि आपका शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है और भूख नहीं लगती। अब बच्चे क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो उनको डेफिशिएंसीज होंगी, फिर जाहिर सी बात है भूख भी उन्हें लगेगी। तो क्योंकि ग्लूकोज भी आपको एक फेक हाई थोड़ी सी देर के लिए देगा, फेक एनर्जी देगा थोड़ी सी देर के लिए, बट इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग एंड सस्टेनेबल। तो जी बिल्कुल, उनको आप एक तो न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और उसके बाद जो है वो एकदम से रोज़ा उन पे नहीं रखें, लेकिन उनको ब्रेक में। बट आप न्यूट्रिशन में क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों के लिए? हम जैसा लाइक लेट्स से मेरे बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ 9 years old एंड मैं इसको सहरी में यूजुअली ओट्स दे देती हूँ। ओट्स मेरे साथ ही खा लेता है, बट वी पुट सम चॉकलेट चिप इन इट और इस तरह की कोई ड्राइड फ्रूट इस तरह का डाल लेती हूँ तो वो खा लेता है, बट वो भी कब तक खाएगा, इवेंचुअली उससे भी तंग आ जाएगा। इनफैक्ट मैं खुद तंग आ गई हूँ ओट्स से अब। देखिए तो हाउ बिल्कुल देखिए, कार्ब्स देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। कार्ब्स अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने हमें पूरी न्यूट्रिशन दी है, जो WHO ने रिकमेंड की, जो कि मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में 5 कंटेंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आती है, फैट आता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स आते हैं और फाइबर भी अब ऐड कर दिया गया। तो अब ये पांचों चीज़ें हमने एक बैलेंस में लेनी होती हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, लेकिन डिपेंड करता है उनको एज के हिसाब से उनका किस तरह का पोर्शन रखना है। तो आपने उनको कार्ब्स भी देने हैं, गुड फैट भी देनी है, आपने उनको प्रोटीन क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक है ना, आपकी बॉडी के मसल्स को बनाता है। गुड फैट जो है वो आपको जाहिर सी बात है आपके हर ऑर्गन के गिर्द एक फैट की लेयर होती है, कुशन प्रोवाइड करती है, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे विसरा को बचाती है। और कार्बोहाइड्रेट जाहिर सी बात है बच्चों की ग्रोइंग एज है, उनको क्या भागना है, दौड़ना है, एनर्जी देती है, तो ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने सिर्फ उनको रोटी दे दी है, चावल देने, नहीं, आपने बच्चों को सब चीज़ें देनी है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स भी देने, उसके साथ साथ फ्रूट्स है, न्यूट्रिशन है, वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फूड। हाँ, प्रोसेस्ड फूड जो है वो उससे आप बचें। जब आप प्रोसेस्ड फूड आप देखें, जितने भी नमक हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह, 5 ग्राम कहते हैं कि नमक रिकमेंड किया जाता है, 5 to 9 ग्राम, लेकिन हम कितना नमक ले रहे होते हैं, किस सूरत में, हम प्रोसेस्ड फूड की सूरत में कितना नमक होता है, इसी तरह से हम शुगर भी ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नुकसानदेह हैं।